हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का साईनाथ क्लासेस करौदी कला में स्वागत करता हूं। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं जो आप लोगों के कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है और वो साइंस का है। आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में बहुत सारे समय से पूछे जा रहे हैं उन सभी का हम लोग आज एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अपने सभी मित्रों के पास, अपने सभी जो भी आपके शिक्षक गण हैं और सब बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। हम लोग आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लिए हैं पहले लेसन से। इसमें कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। मतलब कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं हम रख सकते हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दही एवं खट्टे पदार्थ होते हैं इनमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। अम्लीयता का गुण पाने के कारण होता क्या है कि जैसे हम पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को रखते हैं तो अम्लीयता के गुण के कारण ये अम्लीय पदार्थों से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद ये एक परत जम जाती है इनके ऊपर और जो परत जमती है वो विषैला होती है जिसको हम ग्रहण करने से हमारे पाचन क्रियाओं में और सारी क्रियाओं में क्या होती है, दिक्कत महसूस होती है। इसीलिए हमको खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं दही व खट्टे पदार्थ को प्रकृत अम्लीय होती है। अभी जो हम आपको बताए, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को रखे जाएं तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले धातु लवण बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको जो भी इसमें पूर्ण रूप से नंबर होगा आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। बच्चों, अब आप लोगों के यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। मतलब हमको ये जो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं इनको हमको संतुलित रूप में लिखना है। तो सर्वप्रथम इसमें आप लोगों को पता होगा संतुलित करने के आप लोगों को नियम बताए गए होंगे। आप लोगों के सिलेबस में केवल अनुमान विधि ही है और जो सारी विधियां हैं आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी। आप लोगों को अनुमान विधि में तब भी एक आप लोगों को हम मैट्रिक बता दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप सबसे कम परमाणु जिसमें संख्या उसको संतुलित करने का प्रयास कीजिए तो आपको उससे अधिक वाले जो परमाणु मिलेंगे वो अपने आप संतुलित हो जाएंगे। तो उसको संतुलित करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए, आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें देखो लिखा गया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलाकर आपस में मिलकर ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का संकेत आप लोग को पता होगा H होगा, ये हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है। क्लोरीन का संकेत आप लोग को पता होगा Cl2 होता है, Cl होता है, इसको अणु के रूप में लिखा जाता है। जो ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl ना। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी के सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद सबको संतुलित करते हैं। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। फिर उसके बाद इसकी क्रिया किसके साथ कराई गई है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइड। Al2SO4 का होल थ्राइड, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है सोडियम। सोडियम मतलब Na और जल का आपको फार्मूला पता ही होगा H2O। ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और हाइड्रोजन का मतलब H2। ये सारे हमको समीकरण मिल गए। अब इनको हम संतुलित करेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको देखना है कि अपक्रिया के पूर्व कितने परमाणु हैं और अपक्रिया के बाद कितने परमाणु, सबको एक एक करके देखना है। तो जो सबसे कम परमाणु होंगे सबसे पहले हम उनको संतुलित करेंगे, उसके बाद फिर अधिक वाला अपने आप संतुलित हो सकता है। अगर नहीं संतुलित होगा तो उसको हम संतुलित कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन देखिए 2 है, इधर 1 है। तो दोनों संख्याएं आपस में देख रहे हैं तो 2 इधर है और 1 इधर है। तो इसमें हम किसी को एक को संतुलित करेंगे। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में 2 को अगर गुणा कर दें तो 2 हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करने से हमको क्या प्राप्त हुआ,
हाइड्रोजन देखो इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया। अब इसको संतुलित करने से क्लोरीन अपने आप संतुलित हो गया। देखो क्लोरीन भी इधर 2 हो गया और क्लोरीन भी इधर भी 2 हो गया। तो हमारा क्या मिल गया हमको? संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। वैसे ही हम इसको करेंगे, दूसरे क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो बेरियम 1, इधर देखो बेरियम 1, Cl इधर 2, Cl इधर 3। तो देखो संख्याएं 2 3 मिली। एक दिमाग में हमें रख लो कि क्लोरीन इधर 2 है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड 3 है। अब इधर चले आओ, एल्युमिनियम इधर 2, इधर एल्युमिनियम 1। अब 1 2 सबसे छोटी संख्या देखो हमको मिल गई 1 2। अब यहाँ देखो SO4 3 है और यहाँ पर SO4 1 है। तो देखो 1 2 1 3, हमको 2 संख्याएं मिल गई। सबसे छोटी संख्या 1 2 1 3। तो सबसे पहले हम लोग 1 2 वाले को संतुलित कर लें। अब इधर देखो एल्युमिनियम 2, इधर 1, तो सबसे पहले सबसे कम वाले करेंगे। फिर उसके बाद कौन मिला था हमको? कौन मिला था? SO4 मिला था 1 3, इसलिए SO4 को संतुलित इधर 3 है, SO4 इधर कितना है? 3 कर लेंगे, तो SO4 भी अपने आप संतुलित हो गया। अब देखो आ जाओ बैरियम पर। SO4 को 3 करने के लिए बैरियम हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया, और बैरियम यहाँ पर अकेला था, संतुलित था, ये भी 3 हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे? बैरियम के आगे 3 लगा देंगे। तो 3 लगाए जैसे, ये बैरियम भी संतुलित हो गया। अब क्लोरीन बचा है, क्लोरीन को देख लें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 दूनी 2 3 6। तो आपको मिल गया कि क्लोरीन भी इधर संतुलित हो गया, क्लोरीन इधर संतुलित हो गया, एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम इधर 2 है, SO4 का होल था इधर है, SO4 का होल था इधर है, और 3 बैरियम इधर है और 3 बैरियम यह है। इस प्रकार हम ये भी संतुलित कर लिए। उसी प्रकार हम तीसरे समीकरण पे आएंगे। आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले सबसे छोटे परमाणु को संतुलित करना है। सबसे छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्या अपने आप संतुलित हो जाती हैं, अगर नहीं होती है तो उसको हम संतुलित कर लेंगे। तो अब आ जाइए इस पे। इधर देखेंगे तो सोडियम ये अकेला है, सोडियम इधर भी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 है। अब ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, मतलब केवल हाइड्रोजन बचा है। 2 इधर है और 3 इधर, ये केवल हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो देखो जब कभी भी संख्याएं क्या आ जाए, जैसे 2 3 आ जाए और ये दोनों अलग अलग परमाणु, जैसे 2 देखिए इधर है और 1 इधर है, अगर एक में रहेंगे इधर 3 होता और इधर 2 ही होता, तब तो इनका तिरछा गुणा कर लिया जाता है। अगर संख्याएं विषम संख्याएं हमको मिल जाती है तो उसका ट्रिक है कि आप लोग तिरछा गुणा कर। लेकिन जब कभी विषम संख्याएं अलग अलग मिल जाती हैं, जैसे इसमें देखिए आप 2 मिला, इसमें 1 था और 2 यहाँ पर था, तो अलग अलग तत्वों में मिल रहे हैं। यहाँ पर करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या लिखें कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को हम बराबर कर सकें। आप देखिए अनुमान विधि है, इसमें आपको अनुमान ही लगाना है, सब अपने अपने दिमाग के अनुसार अनुमान लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, 2 लिख दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इधर, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 कर दे, देखिए 2 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ 2 गुणा करने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पर गुणा करने से 2 सोडियम हो गया, लेकिन सोडियम 1 ही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सोडियम को भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आप सभी लोग सबसे कम परमाणु वाले को संतुलित करके धीरे धीरे आप संतुलित करना सीख सकते हैं। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है ये समझ लीजिएगा यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पूछ रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर इसको हम खुली वायु में छोड़ दें तो ये वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके ऊपर एक परत के सफेद रंग की परत के रूप में जम जाती है, जो उसको जलने में विरोध पैदा करती है, मतलब उसके जलने में रुकावट पैदा करती है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रिगमाल द्वारा क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं, जिससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद रंग की परत जमी होती है वो क्या हो जाती है? हट जाती है, जिस रूप से मैग्नीशियम रिबन जो है आसानी पूर्वक जलने लगती है। इसमें आप लिख सकते हैं कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, यदि मैग्नीशियम रिबन जो है नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की परत जम जाती है। सफेद रंग की परत क्या होती है? जम जाती है, जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। जिससे क्या होता है? मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को हम पहले जलाने से पहले क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं ना। तो आज बच्चों हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे जितने हम जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए, और जो भी
समस्याएं हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, सारी समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे अपने इस चैनल में। आज आप लोगों के लिए बस इतना ही।